हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपने ऐसे में नेक्स्ट रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट अपना ऐसे कौन सा है? ऐसे 610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स। हम देखो ये ऐसे क्या बोलता है कि अगर आप एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर या फिर एज एन स्टैट ऑडिटर किसी कंपनी की ऑडिट करने के लिए जा रहे हो, तो एक अपना ऑडिटर होता है जो पूरे साल कंपनी में बैठता है, वो होता है इंटरनल ऑडिटर। तो ऐसा तो है नहीं कि वो बस बैठा है आकर के, भाई उसने भी कंपनी के रिकॉर्ड्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया होगा, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक किया होगा। तो क्या हम एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, एज ए स्टैट ऑडिटर उसके काम को यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, कर सकते हैं। लेकिन हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ कंडीशन से फुलफिल करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम उसके काम को यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमने पूरे काम के लिए उसको यूज कर लिया। भाई हम कुछ स्पेसिफिक एरियाज है, कुछ स्पेसिफिक वर्क है, उसी के लिए उसे यूज कर सकते हैं। बिकॉज हमारा जो इंटरनल ऑडिटर होता है वो कंपनी से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो वही हो सकता है कि उसने कुछ ऐसी रिपोर्टिंग करी हो जो कि इन्फ्लुएंस बाय द मैनेजमेंट हो। तो ऐसे केस में हम उसे यूज नहीं कर सकते। तो हमें प्रॉपरली चेकिंग करके, रिव्यू करके ही उसके काम को यूज करना है। तो ये ऐसे उसी के बारे में बात करता है। SS 610 using the work of internal auditor defines the conditions that are necessary for the external auditor to be able to use the work of internal auditors. The requirements are designed to provide a framework for the external auditor's judgment regarding the use of the work of internal auditors to prevent over or undue use of such work। यहाँ पे मतलब वही पूरा फ्रेमवर्क बना के दे रखा है कि आप ऐसा नहीं कि पूरे इंटरनल ऑडिटर के काम के बेसिस पे हमने रिपोर्टिंग कर दी। भाई ऐसा थोड़ी करना है, हमने फीस पूरी ले ली और उसके काम को पूरा यूज करके मतलब खुद से कुछ मेहनत करी नहीं। भाई ऐसा नहीं कर सकता, खुद से भी चीजों को चेक करना पड़ेगा और उससे काम को सिर्फ उतना ही यूज कर सकते हो जहाँ की आपको कोई एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आए। बिकॉज आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखो ये ऐसे 600 जैसे नहीं है कि अदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज जो है वो उसी के लिए लाइबल होगा, हम उसके लिए लाइबल नहीं होने वाले। नहीं भाई, यहाँ पे आप पूरे कंपनी की रिपोर्टिंग आप ही कर रहे हो और इंटरनल ऑडिटर के काम को तो आप खुद के असिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हो। ऐसे नहीं कर सकते कि भाई उसके काम पे मैंने रिलाई किया था तो वही लाइबल है, अगर कुछ भी गलती निकलती है तो भाई आंसर इज नो। आप खुद ही लाइबल होंगे बिकॉज आपने उसके काम को चेक किया था। और भाई इंटरनल ऑडिटर तो इंडिपेंडेंट होता ही नहीं है कंपनी के, तुम तो इंडिपेंडेंट हो ना, तुम्हें तो खुद से ढंग से चेक करना चाहिए था, तुमने ऐसे कैसे रिलाई कर लिया? तो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आप ठीक है काम को यूज कर सकते हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप इंटरनल ऑडिटर पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आगे देखते हैं। द एक्सटर्नल ऑडिटर हैज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने आप लोगों को बताया था, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट रिड्यूस। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी अगर आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर रहे हो या फिर उसे डायरेक्ट असिस्टेंस दे रहे हो। देखो अभी ऐसे अपने दो बार हम दो बातें करता है। सबसे पहले तो हम क्या, या तो हम जो इंटरनल ऑडिटर ने काम ऑलरेडी कर लिया उसको हमने डायरेक्टली यूज कर लिया, या फिर हमने उससे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करा के उसकी असिस्टेंस ले ली। देखो दो तरह की चीज होती है, या तो उसने ऑलरेडी काम कर रखा है उसको हम ऐसे यूज कर रहे हैं, या फिर उसने अगर कोई काम नहीं किया है तो हमने उससे वो एक्स्ट्रा काम करवा लिया और उसके काम को फिर अपन ने यूज कर लिया। तो दो अपने केसेस बनते हैं, दोनों ही केसेस में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होने वाली है। नेक्स्ट अपना स्कोप दे रखा है, स्कोप पे भी अपनी सेम बात लिखी हुई है। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर और प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। नीचे देखते हैं। और अपने ऑब्जेक्टिव्स आ गए। ऑब्जेक्टिव्स में भी अपने वही दोनों पॉइंट्स से रिलेटेड है, यूजिंग द वर्क से रिलेटेड और डायरेक्ट असिस्टेंस से रिलेटेड। क्या क्या लिखा हुआ है? अगर हम उसी काम को यूज कर रहे हैं तो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा कि क्या उसका काम एडिक्वेट है, क्या हम उसको अपनी चीजों के लिए, अपने पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। और डायरेक्ट असिस्टेंस में क्या है, हमें पहले डिटरमाइन करना पड़ेगा क्या हम स्पेसिफिक एरिया में उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं। और अगर हम ले सकते हैं तो हमें फिर उसे प्रॉपरली डायरेक्ट भी करना पड़ेगा, उसे सुपरवाइज करना पड़ेगा और उसके काम को रिव्यू भी करना होगा। देन आगे चलते हैं। अब ये मीनिंग आ गए अपने। Meaning of internal audit function and direct assistance. Internal audit function, a function of an entity that performs assurance and consulting activities designed to evaluate and improve the effectiveness of the entity's governance, risk management and internal control processes. देखो ये अपनी जो डेफिनेशन है वो इंटरनल मतलब जो इंटरनल ऑडिट वाला चैप्टर है उसमें भी आने वाली है। और सिंपल सी ये बात बोलती है कि आपको इंटरनल ऑडिट फंक्शन का काम क्या होता है? टू परफॉर्म assurance and consulting activities designed to evaluate and improve। देखो इंटरनल ऑडिटर का बेसिकली मतलब क्या होता है कि वो पूरी चीजों को इन डेप्थ चेक करेगा और कंपनी को ये बताएगा कि भाई तुम्हारी कहाँ कहाँ कमी है और उन कमियों को सही करवाने के लिए वो कोशिश करेगा। भाई इसमें ऐसा नहीं होता कि भाई उससे रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जाके बता दिया भाई इस कंपनी ने ये फ्रॉड किया है। भाई अगर कुछ कमी है तो इंटरनल ऑडिटर उसे करेक्ट टाइम पे सही कराने की कोशिश करता है। फिर डायरेक्ट असिस्टेंस में क्या होगा? भाई डायरेक्ट असिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल ऑडिटर को लग रहा है कि भाई इस काम के लिए वो इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकता है, तो उससे बोलेगा कि भाई ये काम मुझे करके दे और इस तरह से तुझे करना है, यानी हमें उसे डायरेक्ट भी करना होगा, सुपरवाइज भी करना होगा और रिव्यू भी करना होगा, यानी DSR करना होगा, डायरेक्ट सुपरवाइज एंड रिव्यू। आगे देखते हैं। अब अपने पास ये नीचे पॉइंट्स आ गए।
इवेल्युएटिंग वेदर वर्क ऑफ द इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज फॉर पर्पसेस ऑफ द ऑडिट। आप सबसे पहले अपने पॉइंट के आगे क्या हम उसी काम को यूज कर सकते हैं क्या, उसके लिए हमें इवेल्युएट करना होगा और अपने 3 चीजों पे इवेल्युएशन होगा। सबसे पहला क्या हो गया, ऑब्जेक्टिविटी पे। देखो ऑब्जेक्टिविटी मैंने अगर आपको ध्यान और प्रोफेशनल एथिक्स में पढ़ाया था कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें अपना एक ऑब्जेक्टिविटी भी होता है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है कि हमें बिना बाइस्ड हुए यानी अनबाइस्ड होकर के अपना काम को करना होता है। ऐसे नहीं कि हमने कंपनी के फेवर में चीजों को रिपोर्ट कर दिया, नहीं भाई ऐसे नहीं करना है। आपको अनवाइज हो गया मतलब जितना जो भी चीज ऑनेस्टली लिखी हुई है, यानी अगर कंपनी ने कुछ गड़बड़ी करी तो आप गड़बड़ी को ही रिपोर्ट करोगे। तो आपको अनवाइज होकर किसी भी चीज के लिए मतलब किसी को फेवर नहीं करना है एंड प्रॉपरली अपनी रिपोर्टिंग करनी है। तो सबसे पहले अपन को यही चेक करना होता है कि जो भी मतलब इंटरनल ऑडिट है उसकी जो फर्म है या फिर वो इंडिविजुअल पर्सन है, तो हमें चेक करना पड़ेगा जो उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस है। यानी ऐसे हो कि फॉर सपोज अगर आपका जो इंटरनल ऑडिटर है वो एम्प्लॉई है, हम देखो अगर आप एम्प्लॉय को बोलोगे कि भाई वो अपनी रिपोर्ट बना करके दे रहा है तो वो कहीं पे भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा, नहीं वो ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएगा। बिकॉज अगर उसने ऑब्जेक्टिवली सही से रिपोर्टिंग कर दी तो भाई मैनेजमेंट बोलेगा कि भाई तू अगर हमारी ही सारी गड़बड़ियां बता रहा है तो तू अभी के अभी निकल, तेरे को अब हमें भी अभी के अभी निकालते हैं। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा अगर कोई एम्प्लॉई है तो वो प्रॉपरली रिपोर्ट नहीं कर पाएगा, तो नहीं वो ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएगा। The extent to which the internal audit function, organization status and relevant policies and procedures support the objectivity of the internal auditors, employee के केस में वो objectively काम नहीं कर पाएगा। Then level of competence of the internal audit function, देखो अब भाई level of competence यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वो सीए ही होना चाहिए। तो अगर वो सीएस है या फिर सीएमए है तो वो भी चलेगा, लेकिन हमें एक बार प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा कि उसमें इतनी कॉम्पिटेंस है भी क्या किसी कंपनी की इंटरनल ऑडिट करने का। Then whether the internal audit function applies a systematic and disciplined approach including quality control, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि भाई जिसने भी अगर इंटरनल ऑडिट करी है तो उसने एक प्रॉपर अप्रोच के साथ, एक डिसिप्लिन अप्रोच के साथ करी है नहीं करी है, एंड पूरा क्वालिटी को मेंटेन किया है कि नहीं किया है। तो अगर ये सब चीजें होती हैं मतलब उसकी ऑब्जेक्टिविटी भी मेंटेन हो रही है, उसमें कॉम्पिटेंस भी है एंड उसने एक सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच के साथ काम किया है, तो ऐसे केस में हम उसके काम को यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड। बट हम उसके काम को यूज नहीं कर सकते अगर वो ऑब्जेक्टिवली उसने काम मतलब उसकी ऑब्जेक्टिविटी हर्ट हो रखी है या फिर उसमें कॉम्पिटेंस नहीं है या फिर उसने सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच के साथ काम नहीं किया है। तो बेसिकली इसमें आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं, 3 वर्ड्स याद रखने हैं बेसिकली, ऑब्जेक्टिविटी, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच। कैन बी यूज में आ जाएगा कि हाँ भाई उसकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन हो रही है, कॉम्पिटेंस भी है और उसने सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच के साथ काम किया है। और कब आ जाएगा कि भाई उसने काम उसके काम को हम यूज नहीं कर सकते जब उसकी ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस नहीं है और उसने एक प्रॉपर अप्रोच के साथ काम नहीं किया है। तो अगर हमने ये कीवर्ड्स याद कर ली तो ये दोनों पैरास आपके इजीली पूरे हो जाते हैं। आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या दे रखा है, the external auditor shall consider the nature and scope of the work performed by the internal audit function. Work of the internal audit function can be used by the external auditor including the following। देखो अब यहाँ पे मेरे पास एग्जांपल्स दे रखे हैं बेसिकली कि हम किन किन एरियाज के लिए इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकते हैं। सबसे पहला टेस्टिंग ऑफ द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल्स, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स इन्वॉल्विंग लिमिटेड जजमेंट, मतलब जहाँ पे जजमेंट कम है वहाँ पे हम उसके प्रोसीजर्स को यूज कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशंस ऑफ इन्वेंट्री काउंट्स, tracing transactions through the information system relevant to the financial reporting, testing of compliance with regulatory requirements. In some circumstances, audit or review of the financial information of subsidiaries that are not significant components to the group where this does not conflict with the requirements of SA 600। अब देखो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, अगर आपने ये सारे पॉइंट्स को देखा हो तो ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमारे कंपनी ऐसा बोल की जो ऑडिट रिपोर्टिंग है उस पर मटेरियल इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं। देखो अगर मैं बात करूँ अपने ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंट्री काउंट्स, अगर आप इन्वेंट्री काउंट में बोल रहे हो कि आपकी जो रिकॉर्ड्स हैं वर्सेस आपकी जो फिजिकल स्टॉक है उनमें रिकंसिलेशन आपको देखना है, तो वो तो ठीक है, इसमें इतना कोई जजमेंट वाला काम नहीं है और ये तो बस मैनुअल काम है कि आपको देखना है कि रिकॉर्ड्स में कितना और आपका फिजिकल काउंट कितना है। तो ये तो हम इंटरनल ऑडिटर को बोल सकते हैं कि भाई तुम कर लो, हमें बता देना। तो इस तरह के जो इस तरह के एरियाज है जहाँ पे जजमेंट कम है, रिस्क कम है या फिर मतलब कोई मटेरियल अमाउंट्स नहीं है, तो वहां पे हम इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। The external auditor The external auditor shall make all significant judgments in the audit engagement and to prevent undue use of the work of internal audit function shall plan to use less of the work of the function and perform more of the work directly। मतलब जहाँ पे आपके significant judgments बन रहे हैं वहाँ पे आपको अपने काम को खुद ही करना है, आप वहाँ पे internal auditor के काम को यूज नहीं कर सकते हो। अब क्या क्या एरिया है जहाँ पे आपको खुद ही काम करना होगा, सबसे पहला तो है अपना मोर जजमेंट, मतलब जहाँ पे आपका जजमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है, फॉर सपोज अगर आप प्लानिंग कर रहे हो या फिर किसी ना
एविडेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो, कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो, तो उस केस में आप इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं कर सकते हो कि भाई ये देख अपने एविडेंसेस दिए हैं, इसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या इवैल्यूएशन होगा, तू बता दे मुझे। भाई नहीं, ऐसे नहीं करना है। जहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट जजमेंट है यानी मोर जजमेंट लग रहा है, वहाँ पे आपको खुद ही काम करना है। जहाँ पे आपका असेस रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट जाता है, वहाँ पे भी आपको खुद ही काम करना है। और जहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि जो अपना इंटरनल ऑडिटर है उसकी ऑब्जेक्टिविटी या फिर मतलब उसकी ऑब्जेक्टिविटी हर्ट हो रखी है, वो इंडिपेंडेंटली इतना काम नहीं कर सकता, या फिर उसकी जो कॉम्पिटेंसी है वो इतनी नहीं है, फॉर सपोज अगर वो सीए सीएमए सीएस कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा एक बी कॉम का इंसान है, तो हम उसकी कॉम्पिटेंस पे भरोसा नहीं कर सकते और हमें खुद से काम करना होगा। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मोर जजमेंट इज इन्वॉल्व इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर्स एंड evaluating the audit evidences. The higher the risk of material misstatement, the less the internal audit functions, organization status, and relevant policies and procedures adequately support the objectivity of the internal auditor and the lower the level of competence. तो देखो ये दोनों पॉइंट्स अपने ऊपर वाले से निकल के आ गए जब मैंने आपको ये बताया था कि वो काम को यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। इवेल्युएटिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज फॉर द पर्पसेस। तो ये तो 2 पॉइंट्स अपने यहीं से निकल के आ गए। बाकी अपने सिर्फ 2 ही एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही सिंपल सिंपल से इतना याद रखना है कि जहाँ पे आपका जजमेंट ज्यादा है और जहाँ पे आपका रिस्क ज्यादा है वहाँ पे आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या दे रखा है, द एक्सटर्नल ऑडिटर shall also evaluate whether in aggregate using the work of internal audit function to the extent planned would still result in the external auditor being sufficiently involved in the audit given the external auditor's sole responsibility for the audit opinion expressed। मतलब ठीक है, अगर वो इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज कर रहा है तब भी उसे ये चीज का ध्यान रखना है कि वो सफिशिएंटली इतना इन्वॉल्व हो पूरे ऑडिट में कि वो एक प्रॉपर रिपोर्टिंग प्रॉपर ओपिनियन बना करके दे सके। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी क्या दे रखा है, कम्युनिकेट how the external auditor has planned to use the work of internal audit function. The external auditor shall in communicating with TCWG share an overview of the planned scope and timing of the audit in accordance with SA 260 communicate how the external auditor has planned to use the work of internal audit function। मतलब हमें TCWG को बताना पड़ेगा कि हम आपके इंटरनल ऑडिटर के इन एरियाज में उसके काम को यूज करने का प्लान कर रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, यानी यहाँ पे प्रोसीजर्स लगे कि हमें क्या प्रोसीजर्स लगाने होंगे बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। तो सबसे पहला क्या है, वी हैव टू डिस्कस विद द इंटरनल ऑडिटर अबाउट द प्लान यूज ऑफ दिस वर्क, यानी हम उस काम को क्यों यूज करें हमें उसे बताना होगा। देन हमें उसके रिपोर्ट्स को रीड करना पड़ेगा ताकि हम ये समझ सके कि उसने प्रॉपर प्रोसीजर्स लगाए हैं नहीं लगाए हैं और उसने काम एडिक्वेटली किया है नहीं किया है। देन परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू इवैल्यूएट, यानी हमें कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने होंगे टू इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करने के लिए, सबसे पहले तो कि क्या हमारा जो इंटरनल ऑडिटर है वो प्रॉपर्ली पीपीएसआरडी हुआ है कि नहीं हुआ। अब मैम ये पीपीएसआरडी क्या है, पीपीएसआरडी क्या है, प्रॉपर्ली प्लान परफॉर्म सुपरवाइज रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। तो सबसे पहले हमें यही इवैल्यूएट करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो इंटरनल ऑडिटर है उससे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करे हैं नहीं करे हैं, और जो हमारे एविडेंसेस ऑब्टेन करे हैं उसके बेसिस पे जो कंक्लूजन ड्रॉ किया है क्या वो एप्रोप्रिएट है या नहीं है, कंक्लूजन रीच्ड आर एप्रोप्रिएट और नॉट। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑडिट वो इवैल्यूएट अमाउंट ऑफ जजमेंट इन्वॉल्व, मतलब कितना इस सब में जजमेंट इन्वॉल्व है, कितना एसेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स हमें लग रहा है, एंड जो हमारा इंटरनल ऑडिटर है उसके जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस है वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते, और क्या उसमें इतनी कॉम्पिटेंस है या नहीं है। तो उसमें क्या चीज़ अपन को वैल्यूएट करनी है कि भाई जो भी इसने काम किया उसमें कितना जजमेंट इन्वॉल्व है, कितना रिस्क है इसमें, दूसरा मतलब तीसरा इसमें इसके जो ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस है वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करता है नहीं करता है, और क्या इसमें इतनी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी है या नहीं है। तो यही अपने ये सारे पॉइंट्स थे इधर गिवन। भी देखोगे तो मैंने आपको बिल्कुल समरी में बताया था, आप समरी को भी पढ़ोगे ना तो आपको कीवर्ड सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एंड पीपीएसआरडी भाई ये तो मैंने यूज किया था ताकि मुझे फटाफट से सारे पॉइंट्स याद हो जाए, प्लान परफॉर्म सुपरवाइज रिव्यूड एंड डॉक्यूमेंटेड। तो इससे एकदम मुझे हमेशा याद रहता है पीपीएसआरडी। तो ये सारे अपने पॉइंट्स थे अबाउट द प्रोसीजर्स टू यूज बिफोर यूजिंग टू अप्लाई बिफोर यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। Determining whether internal auditors can be used to provide direct assistance for the purposes of the audit। देखो अभी तक अपन ने ऊपर पढ़ रहे थे कि क्या हम उसके काम को यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बाद अपन ने प्रोसीजर्स देखे। अब अपनी बात आ गई डायरेक्ट असिस्टेंस पे कि क्या हम
इंटरनल ऑडिटर से डायरेक्ट असिस्टेंस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, द एक्सटर्नल ऑडिटर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम द इंटरनल ऑडिटर्स। यानी अगर आपकी जो भी लॉज एंड रेगुलेशन है जिसमें अपना बिजनेस या कंपनी फॉलो करती है, अगर उन लॉज एंड रेगुलेशन से मना कर रखा है कि आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो, लेकिन जनरली अलाउड होता है। यूजिंग इंटरनल ऑडिटर्स टू प्रोवाइड डायरेक्ट असिस्टेंस इज नॉट प्रोहिबिटेड। देखो कुछ स्पेसिफिक लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं जो मना करते हैं, तो अगर उन्होंने कर रखा है तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, लेकिन जनरली अलाउड होता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इसमें अपने पास क्या आगे पॉइंट्स दे रखे हैं, इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कोई ऐसे थ्रेट्स तो नहीं है टू द ऑब्जेक्टिविटी एंड द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटरनल ऑडिटर। हमें सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि भाई जो भी उसकी ऑब्जेक्टिविटी है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में तो कोई खराबी नहीं है। उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा, इट ऑल्सो इंक्लूड्स इंक्वायरी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। हमें इंटरनल ऑडिटर से भी पूछना पड़ेगा कि भाई तेरे कुछ इस तरह के रिलेशनशिप्स या फिर कुछ थ्रेड्स या इंटरेस्ट तो नहीं है जिस वजह से तेरी जो ऑब्जेक्टिविटी, तेरी जो इंडिपेंडेंस है, तेरी जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है, उस पर कुछ एडवर्स इंपैक्ट आ रहा हो, तो हमें उससे ये भी इंक्वायरी लेनी होगी। तो बेसिकली अगर हमारे इंटरनल ऑडिटर की काम को यूज किया यानी उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस लेने में कोई भी प्रोहिबिशन नहीं है, तो उस केस में हमें दो चीजें देखनी होगी कि उसकी कोई थ्रेट तो नहीं है उसकी ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी में। हमें दूसरा उससे इंक्वायरी करनी होगी कि भाई उसका कोई ऐसा इंटरेस्टेड रिलेशनशिप तो नहीं है जो कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी और उसकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी पे कोई भी थ्रेट बनता हो। तो ये अपने दो पॉइंट्स हो गए। आगे देखते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप पढ़ोगे तो इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। इवैल्यूएशन ऑफ द एग्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स शैल इंक्लूड इंक्वायरी। अब इंक्वायरी में क्या है, हमें उससे क्या पूछना पड़ेगा, रिगार्डिंग इंटरेस्ट एंड एनी रिलेशनशिप दैट मे क्रिएट थ्रेट टू देयर ऑब्जेक्टिविटी। आगे देखते हैं, in evaluating the existence and significance of threats to the objectivity of an internal auditor, the following factors may be relevant। अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे कोई थ्रेट है या नहीं है, तो उस केस में हमें ये फॉलोइंग फैक्टर्स को देखना होगा। क्या क्या फैक्टर्स है अपने, द एक्सटेंट टू विच इंटरनल ऑडिटर्स फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर सपोर्ट द ऑब्जेक्टिविटी। भाई इस लाइन को तो रट लो कि भाई ऑब्जेक्टिविटी की बात हो रही है, तो क्या उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल स्टेटस है या फिर जो भी पॉलिसीज है वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं नहीं करते। ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस से मैंने एग्जांपल क्या दिया था, फॉर सपोज अगर वो एम्प्लॉय है तो वो ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता है, ऑब्जेक्टिवली काम कर ही नहीं सकता है। तो यही एक पॉइंट हो गया कि आपको सबसे पहले उसका ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस देखना होगा। उसके बाद क्या है, family and personal relationship with an individual working in or responsible for the aspect of the entity to which the work relates। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि भाई उसकी अगर मतलब फॉर सपोज अगर मैं इंटरनल ऑडिटर हूँ और जिस काम को मैं चेक कर रही हूँ उसका जो मेन हेड है वो मेरा ही हस्बैंड है, तो भाई मैं तो नहीं करूंगी चेक, भाई अगर मैं उसकी गलती को कैसे निकाल सकती हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, फैमिलियरिटी थ्रेट हो गया। देन एसोसिएशन विद द डिवीजन और डिपार्टमेंट इन द एंटिटी टू विच द वर्क रिलेट्स। अब ऐसा हो गया कि मैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को, फॉर सपोज अगर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इतने 7-8 सालों से चेक कर रही हूँ, तो उसके जो भी मेन हेड है उसके साथ मेरी उनके साथ मेरी अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई होगी, तो इस केस में मैं मतलब करेक्ट रिपोर्टिंग नहीं कर सकती या फिर मैं गलत नहीं बता सकती कि भाई इसने कुछ गड़बड़ी करी है। तो ऐसे केस में क्या हो गया, मेरा दोबारा से फैमिलियरिटी थ्रेट हो गया। देन सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द एंटिटी अदर देन रेम्यूनरेशन। अगर ये है तो हमारा कौन सा थ्रेट हो गया, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट हो गया। भाई ये सारे के सारे मैंने आपको प्रोफेशनल एथिक्स में करा रखे। अगर आपको प्रोफेशनल एथिक्स में अभी भी कोई डाउट है तो आप जाकर के मेरे रिवीजन लेक्चर को चेकआउट कर सकते हो। भाई 6 घंटे में मैंने इन डिटेल पूरा के पूरा स्टडी मैट से कराया है। भाई देखो जनरली आप लोगों ने टीचर्स में देखा होगा कि 3-4 घंटे में वो कवर कर देते हैं, लेकिन वो रिवीजन होता है। मैंने यहाँ पे डिटेल रिवीजन करा है जिसमें मैंने सारे पॉइंट्स को विद एग्जांपल्स आप लोगों को समझाया भी है, इसलिए वो 6 घंटे का। आप उसे 2x में भी देख सकते हो, आराम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आगे देखते हैं हम। The external auditor shall not use an internal auditor to provide direct assistance। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि आप इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज नहीं कर सकते, यानी उससे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हो। दो केसेस में, अब वो दो केसेस वापस से वही है, ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस। या तो आपकी जो सिग्निफिकेंट थ्रेट है आपकी ऑब्जेक्टिविटी पे, या फिर आप में सफिशिएंट कॉम्पिटेंस नहीं हो। तो भाई देखो आपको इन दो पॉइंट्स से तो बनाने बार बार आंसर आपको बना देना है, ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। ठीक है, अभी तक देखो अगर आप थोड़ा सा आपको ध्यान हो तो एक चीज मैं आपको यहाँ लिख के देना चाहूंगी ताकि थोड़ा सा आपको याद रहे। हमने दो चीजें पढ़ी थी, मैं थोड़ा कलर पेन चेंज कर लेती हूँ। देखो हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो होता है यूजिंग द वर्क और दूसरा था डायरेक्ट असिस्टेंस, राइट। तो आप लोग को ध्यान हो तो अपन ने यूजिंग द वर्क में तीन चीजें पढ़ी थी, ये तीन चीजों के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हम उसके काम को यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते। सबसे पहले था ऑब्जेक्टिविटी, देन अपना लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी, एंड एक और था सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन।
ठीक है। अब हम डायरेक्ट असिस्टेंस पढ़ रहे हैं। डायरेक्ट असिस्टेंस में अपने सिर्फ दो ही पॉइंट है, ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। यानी हम डायरेक्ट असिस्टेंस में ये नहीं देखते हैं सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, एंड बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, बिकॉज यहाँ पे अप्रोच तो हम ही बता रहे हैं एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर कि भाई तुम्हें इस तरह से काम करना है। तो अपन के इस चीज को ध्यान रखना है, ऐसे नहीं कि इसको उल्टा पुल्टा कर दो आप कि डायरेक्ट असिस्टेंस में 3 पॉइंट लिख दी, यूजिंग द वर्क में 2 पॉइंट लिख दिए। भाई नहीं, आपको बहुत एकदम लॉजिकली ध्यान रखना है कि यूजिंग द वर्क में अपने 2 पॉइंट 3 पॉइंट्स है, डायरेक्ट असिस्टेंस में अपने 2 पॉइंट्स है। और अपना जो यूजिंग द वर्क का थर्ड पॉइंट है सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच, वो क्यों यूज नहीं हो सकता, बिकॉज अप्रोच और किस तरह से आपको करना है प्रोसेस वगैरह तो सब हम ही बताने वाले हैं, तो उस केस में ये पॉइंट बनता ही नहीं है। बहुत लॉजिकली ये पॉइंट नहीं बनता है, तो इसको बस लॉजिक से ध्यान रखना। ऐसा रटने जाओगे कि भाई यूजिंग द वर्क में 3 पॉइंट्स है, डायरेक्ट असिस्टेंट में 2 पॉइंट्स है, तो हमेशा भूलोगे। तो लॉजिकली इसको याद रखना। आगे देखते हैं अपन। अपने पास ये पूरा मतलब आप समरी चार्ट कह सकते हो पूरा। नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द वर्क दैट कैन बी असाइन टू इंटरनल ऑडिटर्स प्रोवाइडिंग डायरेक्ट असिस्टेंस। हम सबसे पहले तो अपने पास अब क्या दे रखा है कि हम किन पॉइंट्स को कंसिडर करके वर्क देंगे टू इंटरनल ऑडिटर टू हैव देयर डायरेक्ट असिस्टेंस। तो सबसे पहले एक्सटर्नल ऑडिटर को क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा, अमाउंट ऑफ जजमेंट। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जजमेंट देखना पड़ेगा कि कोई अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट उसमें लग रहे हो तो हम उनको काम नहीं दे सकते। अगर इसका मटीरियल मिस्टेक में रोम ज्यादा हो तो हम उन्हें काम नहीं दे सकते। इवैल्यूएशन ऑफ एक्जिस्टेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस। यहाँ पे वो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस लिखा नहीं है, बट इसमें वो आता है कि अगर आपकी जो ऑब्जेक्टिविटी या फिर आपकी जो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस है वो इतनी नहीं है, तो इस केस में भी आप उनसे डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते। तो बेसिकली अपने 4 पॉइंट्स हो गए। सबसे पहला, अगर आपके जो जजमेंट्स हैं वो सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं, या फिर आपका जो रोमम है वो हाई है, या फिर आपकी सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू ऑब्जेक्टिविटी, या फिर आपकी लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस उतनी नहीं है, तो इन केसेस में आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आपको उतने काम देना है नहीं देना है। अब अपने ये अमाउंट ऑफ जजमेंट में आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर आपकी जो प्लानिंग है, परफॉर्मिंग प्रोसीजर चल रही है, फिर आपकी जो इवैल्यूएटिंग होती प्रोसीजर, देखो अगर आप कोई भी ऑडिट प्रोसीजर्स लगा रहे हो, उनको प्लान कर रहे हो, तो वो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। और अगर आप उनसे जो भी एविडेंसेस आए हैं, कंक्लूजन्स बने हैं, तो उनको भी इवैल्यूएट आपको खुद ही करना पड़ेगा। आप इंटरनल ऑडिटर को नहीं बोल सकते कि भाई हमारे बेसिस पे तू इवैल्यूएट कर दे। भाई इसमें सिग्निफिकेंट जजमेंट है, तो इसलिए आपको ये काम खुद ही करना होगा। तो ये तो हो गया कि सबसे पहले आपको क्या क्या कंसिडर करना पड़ेगा। अब नीचे क्या क्या लिखा हुआ है, आपको ये काम तो इंटरनल ऑडिटर को देने ही नहीं है टू हैव देयर डायरेक्ट असिस्टेंस। क्या क्या है, अगर सिग्निफिकेंट जजमेंट है, भाई यहाँ पे अपन बात कर रहे थे कि जजमेंट कितना होना चाहिए। अगर ज्यादा जजमेंट है तो आप उन्हें काम नहीं दे सकते। अगर रोहम ज्यादा है तो आप उन्हें काम नहीं दे सकते। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलेट टू वर्क विच इज रिपोर्टेड टू मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। मतलब कुछ इसी काम से रिलेटेड आप उनकी काम हेल्प लेना चाह रहे हो, जो काम जो रिपोर्टिंग उन्होंने खुद ही टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट को की हो। मतलब ऐसे हो गया कि हम किसी काम के लिए उनको यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन उस काम के बारे में बताया किसने था, उन्होंने खुद नहीं बताया था टीसीडब्ल्यूजी या मैनेजमेंट को। देन रिलेट टू डिसीजंस द एक्सटर्नल ऑडिटर मेक्स इन अकॉर्डिंग विद दिस ऐसे। मतलब इस ऐसे से यानी 610 से रिलेटेड अगर हमें कोई भी डिसीजन लेना है, अब ये इससे रिलेटेड डिसीजन किसके लिए होगा, इंटरनल ऑडिटर के लिए होगा। अब हम इंटरनल ऑडिटर को बोल रहे हैं कि इस ऐसे के लिए, यानी तो खुद के लिए खुद ही डिसीजन ले ले। भाई ये तो बिल्कुल ही लॉजिकल सी बात हो गई कि हम उसको खुद को बोल रहे हैं कि तू खुद के लिए मतलब खुद के लिए खुद ही डिसीजन ले ले। भाई तो बिल्कुल ही अपन ऐसे नहीं कर सकते। तो अपने 4 पॉइंट्स हो गए जहाँ पे कि हम इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज नहीं कर सकते, हम उसकी डायरेक्ट असिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले क्या हो गया, अगर जजमेंट्स बहुत सिग्निफिकेंट है, रोमम बहुत ज्यादा है। तीसरा क्या हो गया कि हम ऐसे काम के लिए उसे यूज करना चाह रहे हैं जिसके बारे में रिपोर्टिंग टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट को खुद इंटरनल ऑडिटर ने की हो। और तीसरा क्या हो गया कि हम कोई भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं इन अकॉर्डिंग विद दिस ऐसे। तो इन चीज चारों पॉइंट्स में हमें खुद ही काम करना पड़ेगा, हम इंटरनल ऑडिटर को यूज नहीं कर सकते हैं। देन review of the work performed by internal auditor. The external auditor shall direct supervise and review DSR the work performed by the internal auditors on the engagement in accordance with SA 220. In doing so, nature, timing, and extent of direction, supervision, review shall recognize that the internal auditors are not independent of the entity. मतलब आप जब भी प्रॉपर्ली काम को रिव्यू करो तो आपको ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी कि हमारा जो इंटरनल ऑडिटर है वो इंडिपेंडेंट नहीं है एंटिटी के लिए। इसलिए हमें हर चीज को प्रॉपर्ली चेक करना पड़ेगा ताकि हम ये देख सके कि उसकी जो इंडिपेंडेंस नहीं है उस वजह से कोई एडवर्स इम्पैक्ट हमारी रिपोर्टिंग पे नहीं आ जाएगा। Then the review procedure shall include the external auditor checking back to the underlying audit evidence to for some of the work performed by the internal auditors. For suppose अगर internal auditor ने रिपोर्ट बना के दे भी दी, उसमें सारे कंक्लूजन्स लिखे हुए हैं, तो वो कंक्लूजन्स किस एविडेंस के बेसिस पे बनाए गए हैं। तो कुछ एविडेंसेस को हमें खुद से चेक करना पड़ेगा ताकि हम ये देख सके कि उन एविडेंसेस के बेसिस पे जो कंक्लूजन्स ड्रॉ करे गए हैं वो प्रॉपर्ली ड्रॉ करे गए हैं नहीं करे गए हैं। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि भाई हमने सारी कंक्लूजन्स को चेक कर लिया कि हमें सब कुछ ठीक है, उसके जो अंडरलाइन एविडेंसेस है उनको भी हमें एक बार चेक करना मतलब सैंपल चेक करना होगा। ठीक है, समझ में आया? आइए देखते हैं।
तो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर नेक्स्ट ऐसे आल्सो, दैट इज ऐसे 610। बहुत ही छोटा सा ऐसे था। आई होप आप लोग को मजा आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये नोट्स भी आपको गूगल ड्राइव से मिल जाएंगे। गूगल ड्राइव का लिंक आप टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड है, आप वहां से इसे एक्सेस कर सकते हो। सो मैं अभी के लिए विदा लेती हूँ। दिस इज सी एन गुप्ता साइनिंग ऑफ।